पश्तूनख्वा मैप या बीएनपी मैंगल तो सिर्फ खुलम खुला एथनिक उसकी बात करते हैं। मैं आज आपके सामने ये बात रखूंगा, एक चपड़ासी पीएन की हायरिंग से लेके डेवलपमेंट फंड्स तक जिसका जिधर बस चलता है इस सूबे में, वो अपनी एथनिक लेंस से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जॉब एलोकेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं। और जो आपको कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, ये प्रिटेंड कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। जिसको जहां मौका मिलता है, जिसकी वजह से इतनी इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स जो बलूचिस्तान में होती है, आपको किसी और सूबे में इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक दूसरा, बलूचिस्तान इज द ओनली प्रोविंस जहां पे 99.9% प्रोविंशियल एडीपी के फंड्स एमपीए की मर्जी से खर्च होते हैं। अच्छा, एमपीए फंड जो है वो कर्ज बन चुका है इस सूबे की सियासत के लिए। सियासी जमातों के लिए नुकसान ये है कि सियासी जमातों में ठेकेदार और कारोबारी लोगों का इंसेंटिव मिल रहा है कि वो डोमिनेट करें, आपकी नजरियाती सियासत को आलूदा कर रहा है। साथ साथ में बलूचिस्तान में जेन्युइन अपोजिशन इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि एमपीए फंड की सूरत में इतना बड़ा रिश्वत और लेवरेज मौजूद है, और अगर कोई शरीफ एमपीए बेचारा कोशिश भी करे, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी अगर वो इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। ये तीन मैंने आपके सामने बुनियादी मसाइल रखे। मैं वन बाय वन और आपके सामने तजावीज़ रखूंगा और आइन के उसके अंदर, और इन पे मुस्तफ़ा भाई मेरे भाइयों की तरह है, उनसे पहले भी इस पे बहस हो चुकी है। पहली बात यह समझनी है कि बलूचिस्तान का मसला कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है। मैं जब अक्सर इस्लामाबाद या रियासती इदारों के लोगों से बात होती है तो वो समझते हैं कि ये कोई मिसकम्युनिकेशन है और हम स्वीट टॉक, पॉजिटिव टॉक करके, अच्छी बातें करके मसला हल करेंगे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मिसकम्युनिकेशन। ये स्वीट टॉक से नहीं हल होगा, ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट पैकेजेस से नहीं हल होगा। ये बुनियादी तौर पर हक़ हुक्मरानी और हक़ नुमाइंदगी का इशू है। उसका हल ऐसे है। नंबर वन, बाकी पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान में भी कोई मसला हल नहीं हो सकता जब तक हकीकी मानों में जमहूरियत कायम ना हो। तो उस पर मुतफिक है, इसलिए उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा जो अहम चेंज है, जो मेजॉरिटेरियन फेडरल डिजाइन का हल है, देखें, हम वाहिद मुल्क नहीं है जहां पे इतने मिक्स लोग लेते हैं। दुनिया में 30 से ज्यादा फेडरेशन है, उन्होंने इसके तरीके, पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स है। फेडरलिज्म के स्कॉलर्स कहते हैं हकीकी मानों में अच्छा फेडरल मॉडल वो है जिसमें ये दो उसूल हो, एक है सेल्फ रूल, एक है शेयर्ड रूल। सेल्फ रूल ये है कि कुछ इख्तियारात आप फेडरेटिंग यूनिट्स को दे दे जो वो संभाल सके। शेयर्ड रूल ये कि कुछ इख्तियारात सारे फेडरेटिंग यूनिट्स ने मिलकर संभालने हैं। 18वीं तरमीम ने सेल्फ रूल की तरफ सबसे अहम कदम लिया है। जो पाकिस्तान के वफाक में आज मेरी तजावीज़ है री इमेजिनिंग पाकिस्तानी फेडरलिज्म, उसमें जो पेंडिंग स्टेप है वो ये है कि शेयर्ड रूल अभी तक नहीं है, सेल्फ रूल तो आ गया है। शेयर्ड रूल कैसे होगा? नंबर वन, सेनेट रिफॉर्म्स। सेनेट के इंतखाबात डायरेक्ट करा दिए जाएं और सेनेट को वो इख्तियारात दें जो कौमी असम्बली के इख्तियारात हैं या उससे ज्यादा दें। ये वाहिद सूरत है जिसमें आप क्या होगा, ये अमेरिका में कैलिफोर्निया जैसी बड़ी रियासत जो स्टैंड अलोन एक मुल्क बन सकता है, वो क्वेटा शहर से छोटा एक रियासत मेन के साथ को एग्जिस्ट कैसे करता है? तो वो ऐसे करता है कि आपको हाउस ऑफ फेडरेशन में बराबर इख्तियारात देने होंगे। वो जिस इंसेंटिव स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था वो सिर्फ तब चेंज होगा और अगर आप सेनेट को इख्तियारात दे दें। पंजाबी वजीर आजम, सिंधी वजीर आजम, पश्तून वजीर आजम, ये इररेलेवेंट होगा। ये जो भी आएगा, जिस तरह अभी कौमी असम्बली के इंतखाबात से पहले ये सारे सेंट्रल पंजाब बैठ जाते हैं, कराची बैठ जाते हैं, ये सारे आके बलूचिस्तान में कैंपेन कर रहे होंगे। आप इमेजिन करें अगर सेनेट के इख्तियार ज्यादा होंगे, बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 23 लाख है, पंजाब की 10 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ लोगों से 21 सीटें जीतना ज्यादा आसान काम है या 10 करोड़ लोगों से? 1 करोड़ लोगों को तो घर घर जाके आप कैंपेन कर सकते हैं। सो ये क्या करेगा? ये इंसेंटिव चेंज करेगा। वी हैव टू चेंज दिस इंसेंटिव स्ट्रक्चर। दूसरा, एक और इदारा है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसका भी पर्पस ये था कि जो द मेजॉरिटेरियन हेजेमनी ऑफ द पंजाब एज अ प्रोविंस, ये क्लैरिटी जरूरी है जब हम पंजाब की हेजेमनी की बात करते हैं, ये आपकी एथनिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, पंजाब एज अ फेडरेटिंग यूनिट की बात कर रहे हैं। उस हेजेमनी को आप कम करने के लिए एक तो सेनेट,
दूसरा, सीसीआई भी नाकाम रहा है इस मुल्क में। दूसरी मेरी तजवीज़ ये है कि आपको इस मुल्क में री इमेजिन फेडरलिज्म में एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट क्रिएट करनी होगी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 को ओवरलुक करे और सीसीआई और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 से रिलेटेड जितने मामलात है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैंडल करे। अगर ये नहीं होगा, वजीर आजम साहब को साल में भी मौका नहीं मिलेगा। हमने आईन में तरमीम करा दी कि 3 महीने में मीटिंग होगी, उसके बावजूद नहीं होती। तो ये दूसरी तजवीज़। तीसरी, एनएफसी पे बाकी दोस्तों ने बात की, मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात करूंगा। दुनिया का एक ऐसा वफाकी मुल्क नहीं है जिसमें 100% या 80% फंड्स आबादी की बुनियाद पर तकसीम होते हो। नॉट इवन वन फेडरल कंट्री इन द वर्ल्ड। आपके पास कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, आपके पास नाइजीरिया, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, एट बेस्ट मेरे पास सारा डेटा है 25% से लेके 60% तक वेरी करता है पॉपुलेशन का वेट इन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। तो आपने अगर एक्यूमुलेटेड डेवलपमेंट डेफिसिट्स कम करने छोटे सूबों को, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आबादी के वेट को मजीद 82% से 50% तक लाना होगा। अब बलूचिस्तान के साइल वसाइल के लिए क्या किया जा सकता है? नंबर 1 मेरी तजवीज़ होगी, हम बलूचिस्तान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दे देते हैं, लेकिन बलूचिस्तान इतना बदकिस्मत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी काफ़ी नहीं है बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए। सो मेरी तजवीज़ ये है, आर्टिकल 172(3) इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन को बेशक उसकी चेयरमैनशिप आप बलूचिस्तान के सेनेटर्स या बलूचिस्तान के हवाले करें या इरसा की तरह कम अज कम वो रोटेट करता रहे बिटवीन द 4 प्रोविंसेस। और इस कमीशन का मैंडेट ये हो कि आर्टिकल 172(3) की इम्प्लीमेंटेशन करे। खाकान अब्बासी साहब को इसकी बहुत अच्छी समझ है, इस पर बहुत बहस की गुंजाइश है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये OGDCL, PPL ये कॉरपोरेट थेफ्ट के माहिर बन चुके हैं। ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट या हम जैसे लोगों के बस की बात ही नहीं है जिस लेवल की कॉरपोरेट फ्रॉड वो करते हैं। दूसरा, गवादर के हवाले से मेरी तजवीज़ है, नवाब असलम रईसानी साहब के होते हुए मेरे लिए ये बड़ी बात है। ये नवाब साहब के दौर से ये सारा काम शुरू हुआ था। आपको गवादर की ओनरशिप के लिए, और ये बदकिस्मती है, ये नवाब साहब ने ये एफर्ट की जब इनके दौर में गवर्नर राज लगा, तब इनकी मर्जी के अगेंस्ट गवादर पोर्ट हवाले किया गया। फिर डॉक्टर मालिक साहब ने CCI से, अब्बासी साहब 2014 का डिसीजन है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, जिसमें डिसाइड ये हुआ था कि चले गवादर पोर्ट आप नहीं दे सकते, गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जो चेयरमैनशिप है वो CM बलूचिस्तान होगा और गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें 51% मेंबर्स बलूचिस्तान के होंगे। ये CCI का 2014 का डिसीजन है, आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। नवाब रईसानी साहब ने कैबिनेट से बिल पास कराया, आज तक नहीं हुआ। इन सब की वजूहात जो है वो मेजॉरिटेरियन फेडरल स्ट्रक्चर है। सो बोर्ड की मेंबरशिप CCI के इस डिसीजन पे अमल, चेयरमैन को चेयर करे CM बलूचिस्तान और 51% मेंबर्स बलूचिस्तान के हो। रिकॉर्डिंग के हवाले से अगेन मैं एक तजवीज़ देना चाहूँगा, मिफ्ता साहब और अब्बासी साहब को इसकी समझ है। बलूचिस्तान में जिस तरह की हमारी प्रोविंशियल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, हमें फंड्स आ जाते हैं, 2-3 साल हम उसमें अयाशा करते हैं, 4 साल 5 साल बाद फिर परेशान होते हैं। हमारे पास यही हुआ है, NFC के बाद हमारे पास फंड्स थे, आज 9-10 साल बाद हमारे ख़जाना खाली है, हम तनख्वाहें देने के पोजीशन में नहीं है। तो इसके लिए मेरी तजवीज़ ये जो हमारे कौमी वसाइल है, इस पे हमारे अगले आने वाले नस्लों का भी हक है। रिकॉर्डिंग की जो रेवेन्यू है उसके तहत एक सॉवरन वेल्थ फंड क्रिएट किया जाए। उस सॉवरन वेल्थ फंड में जिस तरह दुनिया के जितने रिसोर्स रिच कंट्रीज है सब ने बनाए हुए हैं, आप रिकॉर्डिंग के रेवेन्यूज में से 15%, 10%, एक सर्टेन परसेंटेज वो पार कर दे जाए, इन्वेस्टमेंट फंड बना ले, उसको अनटचेबल बना दे, ताकि कम से कम इस सूबे के लोगों के लिए जब ये वसाइल ख़त्म हो, हमारी आने वाले नस्लों के लिए कुछ हो। उसके बाद मैं गुर्बत के खात्मे पे एक कॉन्क्रीट तजावीज़ देना चाहूँगा। बलूचिस्तान की टोटल आबादी 17 लाख हाउस होल्ड्स हैं। ये अगर किसी और मुल्क में होता, 17 लाख हाउस होल्ड में से आप 3 लाख निकाल दे सरकारी मुलाजमीन होंगे, मुख्तलिफ नौकरियां कर रहे हैं। 1 लाख आप निकाल दे कि हमारी इलीट्स है, कारोबार है, उनके सूरत हाल बहुत बेहतर है।
आपके पास जो गुर्बत में रहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, ये मिला के कोई 11 लाख के करीब लोग बनते हैं। 11 लाख लोगों को आप अपीज नहीं कर सकते, इट्स नथिंग। 11 लाख लोगों की आबादी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, उनको आप बुनियादी वो नहीं दे सकते। इसका हल क्या है? पहला मैं तजवीज करूंगा, आप बलूचिस्तान में जाए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ। जितनी पोर पॉपुलेशन है उनको गारंटीड मिनिमम इनकम दे, कैश ट्रांसफर्स दे। ये जो इंटरमीडियरीज के थ्रू डेवलपमेंट है ये नाकाम हो गई है। सो कैश ट्रांसफर की एक सूरत ये है कि बिस्प को एक्सटेंड करे टू द इंटायर पोर हाउस होल्ड ऑफ बलूचिस्तान। उसकी मैं फाइनेंशियल फीजिबिलिटी भी बता देता हूं मिफ्ता साहब, अगर आपको ये अजीब बात लगे। बलूचिस्तान की टोटल गरीब आबादी इस वक्त, अगर उसको बिस्प के तहत आप अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर दे, इसका 30 अरब खर्चा आएगा। 30 अरब में जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज है वो शामिल है। हमारी इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की का जो हमारा बजट है 60 अरब है। 60 अरब रुपए आप हर साल लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। उससे डाइवर्ट करके यही आप डायरेक्ट लोगों को कैश ट्रांसफर्स दे दें। बलूचिस्तान के हर गरीब घर को उनके घर पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम गारंटीड प्रोवाइड करें। 11 लाख हाउस होल्ड है, इनको 11 लाख, इनको तो घर घर आप नौकरी दे सकते हैं। ये इतनी छोटी आबादी है। तो ये आखिर में एक बात कहूंगा जो हमारे सियासी कायदीन के लिए भी है, वो ये है कि हमने 70 साल सूबाई खुद मुख्तारी की जंग तो लड़ी, लेकिन हम लोकल बॉडीज को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो एक्ट है वो लोकल बॉडीज को इख्तियार नहीं देता। उन्होंने निज़ाम तो खड़ा किया है लेकिन वो बेइख्तियार है। आपके लोकल बॉडीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मरहून मिन्नत, वो उनके उस पे रहम करम पे आपने छोड़ दिया है। मेरी तजवीज़ है, आपसे गुजारिश है कि इस एक्ट को चेंज करें। 2 बातें उसमें ज़रूर डालें। एक, आप कम से कम 25 to 30% ऑफ प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड बाय लॉ रिजर्व करें फॉर लोकल बॉडीज। आप ये नहीं करेंगे, ये सूबा आगे नहीं बढ़ेगा और ये आपका नुकसान होगा। और आखिर में सियासी जमातों से मेरी ये भी गुजारिश है, खुदा के लिए MPF फंड्स को ख़त्म करें। MPF फंड्स ने आपकी पार्टीज़ और आपकी सियासत दोनों का बेड़ा गर्क किया है। नज़रियाती सियासत के लिए स्पेस नहीं बच रही। डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं एक स्टैट आपसे शेयर करता हूं, 2013 से 2019 के दरमियान 3000 स्कूल बलूचिस्तान में बने हैं। और जब हमने उन स्कूलों का डेटा लिया बासी साहब, 3000 में से 80% नॉन फंक्शनल है। 80% नॉन फंक्शनल। जो नए बने, पुराने छोड़ दे। क्यों? क्योंकि MPA साहब का, ठेकेदार साहब का ठेके की हद तक इंटरेस्ट होता है। बिल्डिंग बन जाती है, उसके बाद उसमें टीचर मुहैया करना, रिसोर्स अवेलेबल करना, उस पर किसी का कंसर्न नहीं होता। सो नो वंडर कि आप 61 अरब रुपए सिर्फ 6 साल में तालीम पे हमने खर्च किए। 61 अरब रुपए, ये डेवलपमेंट बजट, रिकरिंग बजट की बात नहीं कर रहा हूं। नतीजा क्या है? शायद खाकान साहब, हम अभी तक इनरोलमेंट को 1 परसेंटेज पॉइंट इंप्रूव नहीं कर सके। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है पिछले 12 साल में जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद एक्चुअली बढ़ गई है। तो ये जो डेवलपमेंट फंड है, बहुत माजरत के साथ तमाम सियासी और ब्यूरोक्रेसी के जो नुमाइंदे हैं, ये एक ब्लैक होल में जा रहे हैं। और अगर ये इसी तरह जाते रहेंगे, NFC में हमारा शेयर 2-3 गुना बढ़ जाए, इसका इम्पैक्ट नहीं आना। तो ये आखिरी गुजारिश के साथ मैं कंक्लूड करूंगा। मैंने आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वो टाइम पूरा होने वाला है। वो ये है कि इन तजावीज़ को मद्देनज़र रख के हमें पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे। हमें इंसेंटिव्स देने हैं। हमें बलूचिस्तान के हकूक़ का मसला ताकतवर की सवाबदीद पे नहीं छोड़ना। अगर आप ये नहीं करेंगे, मैं आपको बहुत एक आखिरी पेसिमिस्टिक नोट पे कंक्लूड कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान में, ख़ुसूसन बलोच बेल्ट में हालात बहुत बुरे हैं। और ये नवाब रईसानी साहब, अख्तर मेंगल साहब, डॉक्टर मालिक साहब जैसे लोग बलोच और पाकिस्तान के दरमियान आखिरी कड़ी है। अगर इस कड़ी को, जब आप पार्लिमानी सियासत करते हैं, और बलूचिस्तान में चूंकि वो पार्लिमानी सियासत नहीं होती, वो कंट्रोल डेमोक्रेसी है, उसमें ये लोग बहुत रिस्क लेके हिस्सा लेते हैं।
लेकिन ये पार्लिमानी सियासत, ये मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी हैज फेल्ड बलोचिस्तान, इट हैज फेल्ड द बलोच इन पर्टिकुलर। अगर ये जारी रहा, द बिगेस्ट लूजर इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। वो कैसे? ये आखिरी लोग हैं, ये इस नाकाम पार्लिमानी निज़ाम की वजह से इनका एक बुनियादी मसला इसमें हल नहीं होता। ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में